ये स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। हमारा चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स, क्लास 12 का। और उसमें हमारा आज का टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है काइंड ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं थ्रू अ मीडियम, वो आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगी। और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो उन जो मेरे पास वेव्स आ रही हैं उनके जो वेक्टर सम होगा उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका ज्यादा आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना बात याद रखना है कि मेरे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए मेरे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वाई, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 सभी का वेक्टर सम आएगा, उसकी इक्वल आएगी। ठीक है, बस ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर। हाँ, थोड़े टाइम के लिए मैं रहने दे सकती हूँ बोर्ड के ऊपर। आगे अभी हम करेंगे बड़े ध्यान से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको आपके सामने पिक्चर है, आई होप आपको ये पिक्चर क्लियरली दिख भी रही है ना? यंगस्टर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसके अंदर बनाया हुआ है। ये दिखने में मुश्किल लग रहा है पर इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, इसको समझना है अच्छे से। अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, चलिए इस चीज की शुरुआत करते हैं। बेटा ये एक्सपेरिमेंट हमें यंग ने दिया था, ऑब्वियस सी बात है। यंग का एक्सपेरिमेंट है। यंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑप्टिक्स के अंदर बड़ा ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट दिया है। इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे इंटरफेरोमीटर आए हैं। ठीक है, इन्होंने इंटरफियरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया कि इंटरफियरेंस ऑफ लाइट होती क्या है। अगर मैं ऐसे ही कहूंगी इंटरफियरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन दे दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि है क्या। यंग के एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को शुरू किया। उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या कुछ है, जैसे कि फैब्री पैरोट थे। फैब्री पैरोट दो साइंटिस्ट, उन्होंने अपना इंटरफेरोमीटर एक डिवाइस बनाया, माइकलसन ने बनाया। ठीक है, प्रेजनल डाइप्रिज्म, प्रेजनल डाइप्रिज्म, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास कुछ डिवाइसेस आए। कुछ थोड़े से ऐसे से ऑपरेटर्स को सेट करके रख दिया जिसका मेरे पास अलग अलग इंटरफेरोमीटर्स है। इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर क्या है? एक तरह के डिवाइस है या सेटिंग्स है कुछ ऑपरेटर्स की, जिससे मुझे क्या है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट देखने को मिलती है। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, समझते हैं इंटरफियरेंस ऑफ लाइट है क्या? शुरुआत ही हमने की। ठीक है, तो इंटरफियरेंस ऑफ लाइट को पहले मैं एक डेफिनेशन के थ्रू समझाती हूँ, फिर जब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास कोई भी दो लाइट वेव्स है सेम सेम फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, मेरे पास टू वेव्स है, कौन सी लाइट वेव्स है। ठीक है, और सेम फ्रीक्वेंसी, सभी की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड हैविंग जीरो और कांस्टेंट, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये बताऊंगी आगे फेज डिफरेंस क्या है। जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेना है जो कि ट्रेवल कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। और जैसे ही वो ट्रेवल करेंगे वो आपस में सुपर इम्पोज होंगे। ठीक है, और जब मेरे पास सुपर इम्पोज होगा जो इंटेंसिटी होगी इन द रीजन ऑफ सुपर पोजिशन, वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसको पहले जस्ट डेफिनेशन को सुन लो, वो क्या है। एक्सपेरिमेंट से सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज, या सुपर इम्पोज भी मत कहो, सुपर पोज कह दो। सुपर पोज और सुपर इम्पोज में फर्क है, सुपर पोज ईच अदर।
सुपरपोज ईच अदर, जिससे क्या होगा, जो इंटेंसिटी था, इंटेंसिटी ऑफ रीजन ऑफ सुपरपोजिशन गेट्स redistributed redistributed, जिससे क्या है मेरे पास, कहीं पे जो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कहीं पे तो इंटेंसिटी आ जाएगी मैक्सिमम, तो कहीं पे इंटेंसिटी आ जाएगी मिनिमम। ठीक है, इस पूरे फिनोमेनन को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको थोड़ा सा दोबारा समझते हैं कि बड़ा पेचीदा सी डेफिनेशन दी है मैंने। खैर इसकी डेफिनेशन है भी थोड़ी है, इसको अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़े तो बहुत आसान है। अब अगर मैंने पहले एक्सपेरिमेंट करवा दिया आपको कि मैम इंटरफेरेंस तो पता ही नहीं क्या होती है, इसलिए पहले मैंने क्या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बता दी, आप भी सेटिस्फाइड हो, राइट। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं है क्या चीज। देखिए मेरे पास सुपरपोजिशन का क्या था कि मेरे पास दो या दो से ज्यादा यू कैन से वेव्स है। ठीक है, जब ये दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होगा, सुपर इम्पोज करेंगी। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लग जाएगा, यही चीज की है ना हमने, तो ये हमारे पास आ गया, इंटरफियरेंस आ गई। अब ये जो इंटरफियरेंस हो रही है, ये एक फिनोमिना है जिसके अंदर सुपर पोजिशन हो रही है वेव की, जिससे होके रहा है एक यू कैन सी मॉडिफिकेशन आ रही है। ठीक है, मॉडिफिकेशन आ रही है, किसमें मॉडिफिकेशन आएगी सोचो, इंटेंसिटी में। ठीक है, जिस रीजन में, जिस एरिया में, देखिए आपके सामने एक्सपेरिमेंट पड़ा है, इस पूरे रीजन में सुपरपोजिशन हो रही है, सुपरपोजिशन हो रही है ना इस पूरे रीजन में। जब इस पूरे रीजन में सुपरपोजिशन हो रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटेंसिटी कहीं पे बढ़ गई, कहीं पे कम होगी, कहीं बढ़ गई, कहीं कम होगी। ठीक है, किसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है मोर देन द सम ऑफ इंटेंसिटीज हो, उसको मैं कहूंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब यहाँ पे मैक्स मैक्स लिखे ना, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर ये जो इंटरफियरेंस बनेगा क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अभी हमने क्या कहा कि मेरे पास जो है वेव्स है, दो वेव्स, वेव्स की लाइट है। ठीक है, लाइट वेव्स है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस या तो जीरो या कांस्टेंट है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे, और जिस जिस रीजन में देखो यहाँ इस रीजन में क्या सुपरपोजिशन हो रही है, तो वहां पर क्या है इंटेंसिटी, क्या तो मैक्सिमम आएगी मिनिमम आएगी। जहां मैक्सिमम हो रही है वहां पर क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है। जहां पर देखो ये वाला जो ब्लू वाला रीजन है ना, ये ब्लू वाला रीजन, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है, इसको मैं कहूंगी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। आपके सामने इमेज भी है, राइट, जहां पर मैक्सिमम ये वाला रीजन में कितनी ज्यादा इंटेंसिटी, ये ऑलरेडी रेड कलर है, ये वाले रीजन में कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है ना, ये वाले रीजन में। और यहाँ पे देखिए इस वाले रीजन में इंटेंसिटी कितनी कम है, यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है इतने पार्ट में, तो ये वाले में डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, इस वाले में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, इस वाले में फिर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, राइट। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इंटरफियरेंस क्या है बेसिकली, है क्या इंटरफियरेंस की, अगर मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इंटरफियरेंस है क्या, ये है बेसिकली हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ redistribution of light intensity, redistribution of light intensity। ठीक है, तो इंटरफियरेंस के लिए कुछ खास कंडीशंस होती हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी कंडीशंस बता दूं, तो आपने ये सारा नोट डाउन कर दिया, इसी स्क्रीन के ऊपर मैं सारी की सारी आपको जो कंडीशंस है बता दूंगी, ताकि आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब सामने पिक्चर बनी होगी ना तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, कंडीशंस देखते हैं, कंडीशंस फॉर इंटरफियरेंस। सोचिए क्या कंडीशन होगी, थोड़ा सा सोचिए क्या कंडीशन हो सकती है इंटरफियरेंस के लिए, तो बड़ी भयंकर कंडीशन तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक ठाक से ही कंडीशन होंगी। तो कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली, जो मेरे पास वेव्स इंटरफियरेंस कर रही हैं उनके के पास क्या हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट, फेज डिफरेंस है क्या पढ़ेंगे आगे जाके, फिक्र मत करो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, उनकी वेवलेंथ सेम हो, दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम हो,
अगर वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। ये सभी हम इंटरफियरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, बट स्टिल कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफियरेंस। ये कंडीशंस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, क्या करें, कंडीशन। फोर्थ फोर्थ कंडीशन क्या होगी, सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन क्या होगी, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन हो, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन हो। ये पढ़ेंगे पोलराइजेशन क्या है, इसी में पढ़ेंगे। नंबर 6 पे क्या है, आप ये कह लो, दो सोर्सेज लेंगे हम, टू सोर्सेज लेंगे। देखिए यहाँ पे S1 और S2 दो सोर्सेज पड़े हैं। टू सोर्सेज शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल, जितना बारीक हो सके ना उतना बारीक स्लिट में भी, ये उतना बारीक सोर्सेज में। आपके सामने छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये सोर्सेज है, कितने बारीक है कितने छोटे हैं। लाइट पूरी ऐसे पड़ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है रेड कलर की, तो देखिए कितने छोटे छोटे सोर्सेज पड़े हैं, है ना। यही हमारे पास इंटरफियरेंस आ गया और यही उसकी कंडीशंस आ गई, ठीक है। तो अब इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। बस मुझे इसको इरेज करने के लिए टाइम दीजिए। अच्छा, हो भी गया, कोई मुश्किल नहीं था। हाँ, बस आपने याद रखना है कि जब मेरे पास कुछ बातें मैं साथ ही में अभी लिख रही हूँ, अगर मेरे पास इंटेंसिटी जो है मिनिमम हो, ठीक है, इंटेंसिटी मिनिमम होगी यानी कि बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रही है, या जीरो भी हो सकती है और इक्वल टू जीरो, तब मेरे पास हमेशा डार्क फ्रिंजेस आएंगे। फ्रिंजेस क्या होते हैं ये भी करेंगे, ये तब डार्क फ्रिंजेस आएंगे। अगर मैक्सिमम हो, अगर मेरे पास इंटेंसिटी आ जाए मैक्सिमम, कितनी भी वैल्यू आ सकती है, तब मेरे पास के ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे, ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। और हमारे पास जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड की स्क्वायर। जितनी मेरे पास एम्पलीट्यूड है ना, उसकी स्क्वायर करो। ये पॉइंट साथ में लिखते रहो, एक्सपेरिमेंट समझाओगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है और इंटरफियरेंस ऑफ वेव है, सब कुछ थॉमस यंग ने, थॉमस यंग ने हमें बताया था सबसे पहले। थॉमस यंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सब कुछ बताया था। और ये सारा एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन हाइगन्स वेव थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन हाइगन्स वेव थ्योरी। ये सिर्फ सुपरपोजिशन के ऊपर ही बेस्ड या इंटरफियरेंस के ऊपर नहीं बेस्ड, हाइगन की वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो अब मुझे ध्यान से सुनो, अगर हम अगर हम दो सोर्सेज लेते हैं, अगर हम दो सोर्सेज लेते हैं तो वो चाहे कितने ही सिमिलर हो अपनी प्रॉपर्टीज, मान लो दोनों सोर्सेज अपनी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सिमिलर है, कितने मर्जी सिमिलर हो, फिर भी कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी या कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ एरर आता रहेगा। ध्यान से सुनिए, अगर हम कोई भी दो सोर्सेज लें, दोनों सोर्सेज चाहे जितने मर्जी सिमिलर है, जितने मर्जी सिमिलर है, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी, ठीक है। यानी कि वो 100% कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है। कोहेरेंट सोर्सेज आगे आया, आपको टॉपिक आ गया कोहेरेंट सोर्सेज का, ये भी करवाऊंगी। कोहेरेंट सोर्सेज ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। वैसे इसको पढ़ के सुन के थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कोहेरेंट सोर्सेज है क्या, क्योंकि उनमें उनके अंदर फेस डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता। कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, उनके अंदर फेस डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं होता। फेस डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने ना अभी पहले एक सोर्स यूज किया एसओ। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने पहले एक सोर्स यूज किया एसओ, ठीक है। उस एस नॉट में से मैंने वेव ऑफ लाइट पास करवाई। मेरे पास मोनोक्रोमेटिक वेव ऑफ लाइट है रेड कलर की, आपके सामने पड़ा रेड कलर, ठीक है। एक वेव ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट वेव आ रही है, इस तरह से मोनोक्रोमेटिक वेव ऑफ लाइट आ रही है, किसमें से पास हो रही है, एस नॉट सोर्स से। ये क्या मेरे पास सोर्स है, ठीक है। इसमें से वेव इस तरह से ट्रेवल होकर चलेगी, ठीक है, प्रॉपर वेव्स बन गई इसकी। उसके बाद मैंने
जो एक स्क्रीन टाइप ऑफ कुछ बनाया, स्क्रीन टाइप नहीं है, स्क्रीन नहीं है पर स्क्रीन टाइप है, उसके अंदर से मैंने दो स्लिट्स काटी छोटी छोटी, S1 और S2, बहुत ही बारीक, जितनी बारीक हो सके ना उतना बारीक पॉसिबल है, एज नैरो एज पॉसिबल किया था ना कंडीशन में। जितनी ज्यादा बारीक स्लिट काट सकती थी मैंने उतनी ज्यादा बारीक स्लिट काटी यहाँ पर, ये दोनों, इनको भी मैंने सोर्सेज ही माना है। ये भी मेरे पास सोर्सेज है, सोर्सेज यहाँ पे क्या है, S1 और S2, और यहाँ पे क्या है, S0, यहाँ पे क्या है, S0, ठीक है। तो दो, एक तरह से तीन सोर्सेज हो गए, ठीक है। ये दोनों अलग सोर्सेज बने, ठीक है। अब जो ये दोनों बने, ये मेरे पास कौन से, कोहेरेंट सोर्सेज, ये कौन से सोर्सेज है, कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। क्यों, इनमें मेरे पास फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, फेज डिफरेंस मेरे पास कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों के बराबर, दोनों को वेव मिल रही है, जितनी वेव इतनी इसके पास है उतनी वेव इसके पास है, बराबर हो गया, ठीक है। तो जब लाइट वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे, सुपरपोज करेंगे, तो क्या होगा, समटाइम्स जो क्रेस्ट है एक वेव का दूसरे क्रेस्ट के ऊपर गिर गया, मान लीजिए इस तरह से ये लाइट आई, ये भी लाइट आई, लाइट वेव बनी। जब मेरे पास क्रेस्ट ऑफ वन लाइट फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर लाइट वेव, अदर लाइट वेव, तो क्या बनेगा, मेरे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। दोबारा सुनो, अगर देखो वेव है तो उसमें क्रेस्ट और ट्रफ दोनों है, अगर मेरे पास कोई वेव है उसका क्रेस्ट, एक वेव का क्रेस्ट यानी कि जो S1 से पास हुई है, S1 का क्रेस्ट S2 की क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे, इस तरह से S2 के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे, यहाँ से ये वाला क्रेस्ट इसकी क्रेस्ट के ऊपर ऐसे फॉल करे, या ये वाला क्रेस्ट इसकी क्रेस्ट के ऊपर ऐसे फॉल करे, ठीक है। तो या फिर ये ऐसे करो, यहाँ पर ये फॉल करे, यहाँ पे एग्जैक्टली फॉल करे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी, ठीक है। क्या होगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी। अब मैंने आपको एक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे दिखा रखा है कि इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कब, इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम होगी जब मेरे पास एम्पलीट्यूड होगा। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है ना। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो मेरे पास क्या होगा, इंटेंसिटी हाईएस्ट आ जाएगी, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। तो ऐसे केस में जब मेरे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ जाए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ जाए, तो क्या होता है, इन दैट केस मैं कहती हूँ कि मेरे पास एंटी नोड्स प्रिपेयर होंगे, एंटी नोड्स बन गए। एक बार सुन लो, बताऊंगी सारा कुछ, इमेज में आपके सामने इमेज पड़ी है, सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है। मेरे पास क्या बन गए हैं, एंटी नोड्स बन गए, ठीक है। जब एक वेव के ऊपर दूसरी वेव की क्रस्ट के, ठीक है, अगर एक वेव के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ गिर जाए, फिर क्या होगा, यानी कि व्हेन crest of one light wave, when crest of one light wave falls on the trough of other light wave, अगर एक लाइट वेव का क्रेस्ट जो है दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल करे इस तरह से, तो क्या होगा, तब बेटा एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, आसान सी बात है। एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया, अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया तो इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया तो इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। जैसे कि इसको हम कहेंगे कि मेरे पास नोड्स बन गए हैं, ध्यान दें, अगर क्रेस्ट ऑफ वन लाइट वेव फॉल करी क्रेस्ट ऑफ अदर लाइट वेव तो मेरे पास एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम। तो ऐसे केस में मैं कहूंगी मेरे पास एंटीट्यूड एंटी नोड बन रहे हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो एंटी नोड बन रहे हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो एंटी नोड बन रहे हैं। वहीं अगर मेरे पास एक वेव की क्रेस्ट दूसरी वेव की ट्रफ के ऊपर फॉल करे तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर मिनिमम है तो मेरे पास नोड्स बन रहे हैं, अगर मिनिमम है तो मेरे पास क्या बनेगा, नोड्स बनेंगे, ठीक है। तो हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, मेरे पास एक सोर्स है, ठीक है,
आपके सामने पड़ा सारा कुछ, मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत वाली तो है नहीं चीज यहाँ पे। आपके सामने एक सोर्स पड़ा, उसमें से इंसिडेंट वेव ऑफ लाइट आई, वेव्स बनी, धीरे धीरे S1 की भी वेव बननी शुरू हुई, S2 में से भी वेव बननी शुरू हुई, धीरे धीरे इस तरह से क्रॉसेस बनने शुरू होंगे। आपके सामने क्रॉसेस आई, ठीक है, ये आपके सामने क्रॉसेस बन रहे हैं, इधर ये क्रॉस बन गया, ये सारे क्रॉसेस बन रहे हैं। देखो, जहां जहां क्रॉसेस ब्राइट ब्राइट फ्रिंजेस के बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना बड़े क्रॉस बन रहा है, पूरा ब्राइट। जहां क्रॉस बन रहे हैं जिसके सामने, वहां वहां तो वेव मैक्सिमम है। यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, देखो मैक्सिमम आ गई, ठीक है, जहां जहां क्रॉसेस बन रहे हैं, यानी कि वेव के एक दूसरे को काट के जा रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, हाइकन प्रिंसिपल क्या कहता था कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के इमर्ज आउट होते हैं फ्रॉम द स्लिट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नहीं आ रही, क्या ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट नहीं है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इसलिए तो कहती हूँ कि हाइगन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो उसके सेक्शंस भी हमें शो किए जाते बाय सर्कुलर आर्क, उसमें भी हाइगन में भी सर्कुलर आर्क में शो नहीं कर रहे थे, वही चीज है ना, सारा सेम है, वही है, हाइगन के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। जब ये चीज होगी तो मेरे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इमर्ज आउट हुए फ्रॉम स्लिट एस या एस नॉट, किसी बुक में एस किया होगा, किसी बुक में एस होगा। उसके सेक्शंस जो है सर्कुलर आर्क में शो करेंगे। ये सॉलिड कर्व्स क्या रिप्रेजेंट करिए, क्रेस्ट, ठीक है। ये सॉलिड कर्व्स, ये जो मेरे पास आ रही है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्रेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बेसिकली देखिए, एक क्रेस्ट होगा, एक ट्रफ होगा, मान लीजिए ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, इस तरह से आएंगे। तो एक और भी था मेरे पास, एक क्यों, एक और इमेज थी मेरे पास, उसकी मदद से शो करके देखती हूँ। हाँ जी, इसमें, इसमें नहीं होगा, इसमें देखिए, ये मेरे पास जेम का डबल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वैसे एज लाइट वेव। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्रेस्ट बन रहा है, एक ट्रफ बन रहा है। जहां पर एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे, वहां पे तो मैक्सिमम हो रहा है। जहां पर एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव की ट्रफ के ऊपर फॉल करे, ठीक है, मान लीजिए पिंक वाला जो है वो क्रेस्ट है, ठीक है, और ब्लू वाला जो है वो ट्रफ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मिनिमम की मेरे पास जब पिंक वाला अकेला रह रहा है, ठीक है, ब्लू वाला फॉल नहीं कर रहा है, या ब्लू वाले का ट्रफ फॉल कर रहा है, ये मिनिमम आ रही है। जब यहाँ पे दोनों क्रॉस करे हैं, यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम आ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम होगी और यहाँ पे मिनिमम होगी। क्रेस्ट और ट्रफ आपस में एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, बट फॉल नहीं करेंगे। जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट फॉल किया तो मेरे पास मैक्सिमम आई, ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सॉलिड कर्व्स है, या आप कह दो पिंक और ब्लू के क्रॉसेस है, ये मुझे क्रैश दिखा रहे हैं, तो दूसरे वाले ट्रफ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफियरेंस होगी। अब ये जो मेरे पास लाइंस है, जो लाइंस आ गई है यहाँ पर, कौन कौन सी आ गई, ये मैक्स मिनिमम, ये मैक्स मिनिमम, मैक्स मिनिमम, ये सारी जो ये वाली लाइंस आ गई है, ये वाली लाइन जो मुझे बता रही है कि हाँ जी यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। इसमें यही चीज कह रही है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड की स्क्वायर, ठीक है। तो जहां पर मेरे पास देखिए मैक्सिमम होगा, वहां पे मेरे पास ब्राइट फ्रिंज होगी, ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज होगी। बस ये याद रखना, एक क्वेश्चन आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कि जो उसकी सेंट्रल फ्रिंज होती है, सेंट्रल फ्रिंज जो होती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, वो ब्राइट होती है कि डार्क। आपके सामने इमेज पड़ी है, बताइए ब्राइट है कि डार्क है, देखिए सामने पड़ी है, सामने सामने सबसे मैक्सिमम मेरे पास इंटेंसिटी आई है, सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया, लाइट की वेव के हाथ से बताए जा रहे हैं, तो ब्राइट होगी। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी हम करेंगे, आने वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। और कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज भी रहेंगे। इस क्लास में मुझे सिर्फ एक चीज आपको बतानी थी, वो क्या थी कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से, देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह से बस
सुपरपोजिशन हो रही है वेव्स की और कुछ नहीं हो रहा। इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, वी कैन सी दैट एक्सेप्ट फॉर जीरो थॉर्डर फ्रिंज, बिल्कुल सेंटर पे। बाकी सारी जो पोजीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जब मेरे पास व्हाइट लाइट फॉल करी दो स्लिट्स के ऊपर। ठीक है, यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया जो सेंट्रल फ्रिंज है वो व्हाइट होती है यूजुअली, अगर मेरे पास व्हाइट लाइट यूज करें तो, इफ वी हैव व्हाइट लाइट। ठीक है, ये भी कंडीशन है, वी हैव व्हाइट लाइट। अगर मैं व्हाइट लाइट को यूज कर रही हूँ सोर्स में से तो मेरे पास सेंट्रल फ्रिंज भी व्हाइट होगी, सेंट्रल फ्रिंज भी व्हाइट होगी। अगर मैं कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज, अब देखो ये तो पॉलीक्रोमेटिक क्या है, ये तो 7 कलर से बनी है ना। अगर मैं यूज करूँ कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे कि येलो होगी, रेड होगी, ब्लू होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रही हूँ, उसकी जो सेंट्रल फ्रिंज है वो उसी कलर की होगी। सेंट्रल फ्रिंज जो होगी वो क्या होगी, ब्राइट होगी, एंड वुड बी ऑफ, एंड विल बी ऑफ सेम कलर, जिस कलर से ये बनी है। यानी कि ब्लू है तो ब्लू ही होगी, वो कलर थोड़ा ना चेंज है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन का लाइट यूज की गई है, और यहाँ पे व्हाइट लाइट यूज की गई है। जब व्हाइट लाइट यूज की, उसकी ये वाली सेंट्रल फ्रिंज है, ये वाली इसकी सेंट्रल फ्रिंज है। व्हाइट लाइट की सेंट्रल फ्रिंज जो है नो डाउट ब्राइट आई है, बट व्हाइट आई है, ग्रीन की ग्रीन आई है। यहाँ पे डार्क बैंड आ गया, ये जो ब्लैक लाइन दे रखी है ना, ये सारा का सारा डार्क बैंड है। फिर ब्राइट पे डार्क, फिर ब्राइट पे डार्क, फिर हल्के से ब्राइट पे डार्क। बेसिकली ये पूरा का पूरा डार्क कार है, डार्क फ्रिंज कार है। ठीक है, यहाँ पे सामने देखिए ब्लू वाला ना मुझे हल्का सा डार्क दिखा रहा है, येलो ब्राइट हो गया, रेड हल्का सा ब्राइट हो गया, ब्लू वाला फिर से डार्क हो गया, ग्रीन ब्राइट हो गया। इस तरह से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आते हैं। व्हाइट लाइट में बेटा 7 कलर्स आ जाएंगे फ्रिंजेस में। फ्रिंजेस हैं क्या, वो आपको पता लग ही गया होगा। जो स्लिट्स आ रही है मेरे पास, जो ब्राइट डार्क बैंड्स आ रहे हैं, ब्राइट एंड डार्क जो बैंड्स आ रहे हैं, वही मेरे पास फ्रिंजेस है, वही मेरे पास फ्रिंजेस है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंड्स नहीं आ रहे थे, एक मिनट, यहाँ पर ये चीज बैंड्स में नहीं आ रही थी, क्या हो गया इसको, हाँ जी, ये बैंड्स नहीं आ रही यहाँ पे, ब्राइट डार्क, ये वाले बैंड्स नहीं है, इन्हीं को हम फ्रिंजेस बोलते हैं बेटा। बस ये था यंगस्टर स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज किया। मोनोक्रोमेटिक की अगर आपसे एग्जांपल पूछ रहे कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कौन सा यूज करें हम, तो आप एग्जांपल में सोडियम वेपर लैंप यूज कर सकते हैं। सोडियम वेपर लैंप, इसमें येलो कलर की लाइट आती है, येलोइश कलर की, येलोइश ऑरेंज कलर की। ठीक है, ये इल्यूमिनेट करेगा फ्रॉम स्लिट टेस्ट नोट, ठीक है, लाइट्स को, जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर वाइड हो सकते हैं, 1 mm वाइड हो सकता है, इतना बारीक लेना है हमने। ठीक है, तो दो पैरेलल नैरो स्लिट्स लेंगे, उनको हमने स्लिट सिमेट्रिकली यहाँ पे रख दिए, ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तब ये चीज हुई, दूसरे के पैरेलल है, तो एक दूसरे 10 सेंटीमीटर का गैप है इनका, ये भी याद रखना, 10 सेंटीमीटर का गैप है। और ये दोनों जो स्लिट्स है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर के होंगे दोनों, ये 1 मिलीमीटर के तो थोड़ी सी बड़ी होंगी, 2 मिलीमीटर की होंगी अप्रोक्सीमेटली, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो बस सेपरेशन इतनी होगी, और ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑब्जर्व हो गए। ये डार्क एंड ब्राइट बैंड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरफियरेंस फ्रिंजेस, इंटरफियरेंस फ्रिंजेस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस क्या होता है, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई, जो इसका बेसिक टॉपिक था, विच वाज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।